यहाँ हम लोग पेज नंबर 82 में ततारा वामिरो कथा पाठ का शेष भाग पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था कि ततारा और वामिरो जो समुद्र किनारे पर क्रमशः मिल रहे थे, तो पाशा के या लपाती के कुछ लड़कों ने उसकी इस मूक प्रेम को भांप लिया था, देख लिया था, दोनों को मिलते हुए देख लिया था और उसकी निंदा भी करने लगे थे और सनसनी की तरह ये अफवाहें फैलने लगी थी। अब आगे देखते हैं इस पेज में। रीति अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था, क्योंकि दोनों की शादी नहीं हो सकती थी। उस गांव की ये परंपरा थी कि एक गांव का लड़का उसी गांव की लड़की से शादी कर सकता है, दूसरा गांव का लड़का दूसरे गांव की लड़की से शादी नहीं कर सकता। वामिरो और ततारा को समझाने बुझाने के कई प्रयास हुए, किंतु दोनों अडिग रहे। अडिग मतलब दोनों अपनी बातों पर डटे रहे। वहाँ के बड़े बुजुर्गों ने उसे समझाने का प्रयास किया कि तुम लोगों का इस परंपरा के विरुद्ध इस तरह मिलना अच्छी बात नहीं है, लेकिन दोनों माने नहीं, मिलते ही रहे। वे नियमतः लपाती के उसी समुद्री किनारे, नियमतः मतलब ठीक समय पर ठीक जगह पर, उसी लपाती के समुद्री किनारे मिलते रहे और दोनों के बारे में अफवाहें इधर उधर फैलती रही। कुछ समय बाद पाशा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ, जो नियमतः उस गांव की ये भी एक परंपरा थी कि साल में एक बार पशु पर्व का आयोजन होता था। पशु पर्व में हृष्ट पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती थी। अर्थात जो हृष्ट पुष्ट पशु होते थे, जो ताकतवर शक्तिशाली पशु होते थे, उससे वहाँ के नवयुवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता होती थी। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग इसमें हिस्सा लेते थे। बाद में नृत्य संगीत और भोजन का भी आयोजन होता है। शाम से सभी लोग पाशा गांव में एकत्रित अर्थात एक जगह जुटने लगे। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम, क्योंकि पशु पर्व में अनेक प्रकार का आयोजन होता था, नृत्य संगीत इत्यादि, तो एक एक करके विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए। ततारा का मन इस कार्यक्रम में बिल्कुल नहीं लग रहा था। क्यों? क्योंकि उसका मन तो कहीं और भटक रहा था। वो वामिरो की यादों में खोया हुआ था। कहीं उसे इस पशु पर्व में भी वामिरो दिखाई दे। लेकिन उसकी आंखें व्याकुल थी और उसकी व्याकुल आंखें वामिरो को ढूंढने में व्यस्त थी। नारियल के झुंड के एक पेड़ के पीछे से उसे कोई झांकता दिखाई दिया। वो देख रहा है कि नारियल के पेड़ का झुंड है और उस झुंड में से कोई एक व्यक्ति इधर झांक रहा है। उसने थोड़ा और करीब जाकर जानने की चेष्टा की। जैसे ही वो करीब जाकर के उसे देखता है, वह वामिरो थी जो भयवश सामने आने में झिझक रही थी। वो देखी कि वामिरो ही है जो छिप करके पेड़ की ओट में छिप करके उसे देख रही है और सबके सामने बेइज्जती के कारण वो आना नहीं चाह रही है और आने में झिझक रही है। उसकी आंखें तरल थी, अर्थात वो जो ततारा से नहीं मिल पा रही थी, जिसके कारण उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। होंठ कांप रहे थे, अर्थात वो सिसक रही थी, रोने लगी थी। ततारा को देखते ही वह फूट कर रोने लगी। जैसे ही ततारा उसके समीप गया, वो और जोर जोर से रोने लगी। ततारा विह्वल हुआ। विह्वल का अर्थ होता है व्याकुल। ततारा उसके रोने की आवाज को सुनकर के विह्वल अर्थात व्याकुल हो गया। उसने उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। ततारा को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसे कैसे चुप करूं। रोने की आवाज लगातार ऊंची होती जा रही थी। ततारा किंग कर्तव्य विमूढ़ था। यहाँ किंग कर्तव्य विमूढ़ का मतलब होता है क्या करें नहीं करें ये समझ में नहीं आना। इसी को किंग कर्तव्य विमूढ़ स्थिति कहते हैं। वामिरो के रुदन स्वरों को सुनकर उसकी माँ वहां पहुंची और दोनों को देखकर आग बबूला हो उठी। यहाँ आग बबूला का तात्पर्य है अत्यधिक गुस्से में आना या अत्यधिक क्रोध आ जाना। आग बबूला होना एक हिंदी का मुहावरा भी है। सारे गांव वालों की उपस्थिति में यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा कि किसी माँ की बेटी गांव की परंपरा के विरुद्ध किसी अनजान लड़के से मिले। ये किसी भी गार्जियन के लिए या किसी भी माँ के लिए, किसी भी पिता के लिए अपमानजनक होता है। तो वामिरो की माँ भी वहाँ बेइज्जती महसूस की। इस बीच गांव के कुछ लोग और भी वहाँ पहुँच गए।
ये और भी बेइज्जती वाली बात हो गई कि सभी लोगों के सामने उसकी बेटी परंपरा के विरुद्ध काम कर रही है। वामिरो की माँ क्रोध में उफन उठी, अर्थात वो बहुत ही गुस्से में आकर के बोलने लगी। उसने ततारा को तरह तरह से अपमानित किया। तरह तरह का मतलब होता है अनेक प्रकार से, जितना हो सका उसने डांटा, फटकारा, उसकी बेइज्जती की। गांव के लोग भी ततारा के विरोध में आवाज उठाने लगे। अब वही गांव के लोग जो ततारा को सहायक मानते थे, सम्मानित करते थे, वही लोग परंपरा को तोड़ने के विरुद्ध में, जो सामाजिक परंपरा वहाँ की थी, उसके खिलाफ आवाज उठाने लगे। यह ततारा के लिए असहनीय था। क्यों? क्योंकि जो लोग सम्मान देते थे वही उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उसकी बेइज्जती करना चाह रहे हैं, जो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वामिरो अब भी रोए जा रही थी। ततारा भी गुस्से से भर उठा। उसे जहां विवाह की निषेध परंपरा पर क्षोभ था, अर्थात गुस्सा था, वहीं अपनी असहायता पर खीज। एक तो वहाँ की परंपरा ऐसी है जो उसे मिलने नहीं दे रहा है या उसे शादी नहीं करने दे रहा है। केवल उसकी गलती इतनी है कि वो दूसरे गांव का है। यदि वो लपाती गांव का होता, वामिरों के गांव का होता, तो उसकी शादी हो जाती। जो परंपरा बिल्कुल ही ततारा के लिए असहनीय था और वो असहाय भी था। इसके खिलाफ वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था, समाज के विरुद्ध वो नहीं जा सकता था। वामिरों का दुख उसे और भी गहरा कर रहा था। उसे मालूम न था कि क्या कदम उठाना चाहिए। अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ मैं क्या करूं। अनायास उसका हाथ तलवार की मूठ पर जा टिका। मूठ का मतलब होता है तलवार को हम जहाँ से पकड़ते हैं उस भाग को हम मूठ बोलते हैं। एकाएक उसने अपनी तलवार खींचनी चाहिए और जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसने शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। अर्थात जब वो अपने गुस्से को शांत नहीं कर पाया तो वो गुस्से को दबाने के लिए तलवार को जोर से धरती में घोंप दिया और एक तरफ से दूसरी तरफ खींचने लगा। वह पसीने से नहा उठा, अर्थात बहुत कठिन परिश्रम से वो खींच रहा था, जिसके कारण पसीना से तरबतर हो गया। सब घबराए हुए थे क्योंकि आज तक तलवार का प्रयोग किसी के सामने नहीं किया गया था, जिसके कारण सब लोग घबरा गए थे कि इसमें तो दैवीय शक्ति है, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूसरी तरफ दूर पहुंच गया। वह हाँफ रहा था मतलब वो ताकत से जो खींच रहा था, इसके कारण उसके सांसें फूलने, हाँफना मतलब सांसें फूलना, उसकी सांसें फूलने लगी थी। अचानक जहां तक लकीर खींच गई वहां तक दरार होने लगी, अर्थात धरती फटने लगी, मानो धरती दो टुकड़ों में बंटने लगी हो। एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी और लकीर की सीध में धरती फटती जा रही थी। अब जो धरती, जो लकीर, वो जो तलवार से लकीर खींच रहा था, लकीर के सीध में धरती फटती जा रही थी, तो फटने के कारण धरती से एक गड़गड़ाहट की आवाज भी उठ रही थी। द्वीप के अंतिम सिरे तक ततारा धरती को मानो क्रोध में काटता जा रहा था। सभी व्याकुल हो उठे। लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना नहीं की थी। वे सिहर उठे, अर्थात सभी लोग भयभीत हो उठे। उधर वामिरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी। ततारा ततारा ततारा, उसकी करुण चीख मानो गड़गड़ाहट में डूब गई। अब ततारा धरती के दूसरे किनारे था और ये अपनी माँ की तरफ धरती के दूसरे किनारे खड़ी थी। तो ये जो ततारा ततारा चिल्ला रही थी, धरती की गड़गड़ाहट में वामिरों की आवाज ततारा को सुनाई दे ही नहीं रहा था। ततारा दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था, इसके कारण वो सुन नहीं पा रहा था और दूरियां भी बढ़ती जा रही थी क्योंकि धरती दो टुकड़ों में बट रही थी। द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को चाकता वह जैसे ही अंतिम छोर पर पहुंचा, धरती को एक सिरे से दूसरे सिरे चाकता का मतलब धरती को चीरता हुआ जब वो समुद्र के दूसरे किनारे तक पहुंचा तो द्वीप दो टुकड़ों में विभक्त हो चुका था, अर्थात वो जो निकोबार द्वीप था वो दो भागों में बट चुका था। एक तरफ था ततारा और दूसरी तरफ थी वामिरो। ततारा को जैसे ही होश आया उसने देखा उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में धंसने लगा है
वह छटपटाने लगा। उसने छलांग लगाकर दूसरा सिरा थामना चाहा कि मैं कहीं डूब ना जाऊं, इसलिए वामिरों के तरफ का सिरा वो धरती का पकड़ करके ऊपर उठना चाहा, लेकिन पकड़ उसकी ढीली पड़ गई, क्योंकि गीली और कच्ची मिट्टी के कारण उसका हाथ फिसल गया। वह नीचे की तरफ फिसलने लगा, अर्थात दरार में समाने लगा। वह लगातार समुद्र की सतह की तरफ, अर्थात समुद्र जो गहराई में था उस समुद्र की सतह की तरफ फिसल रहा था। उसके मुंह से सिर्फ एक ही चीख उभरकर डूब रही थी, वामिरो 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 वामिरो। उधर वामिरो भी ततारा 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 पुकारे जा रही थी, लेकिन धरती की गड़गड़ाहट की आवाज में दोनों एक दूसरे की आवाज को सुन नहीं पा रहे थे। ततारा लहूलुहान हो चुका था, वह अचेत होने लगा, अर्थात काफी थक जाने के कारण और लहूलुहान हो जाने के कारण वो अचेत, अचेत मतलब बेहोश होने लगा, और कुछ देर बाद उसे होश नहीं रहा, अर्थात वो बिल्कुल बेहोश होकर गिर गया था। वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था, जो कि दूसरे हिस्से से संयोगवश जुड़ा हुआ था। बहता हुआ ततारा कहाँ पहुंचा, बाद में उसका क्या हुआ, कोई नहीं जानता। वो जिंदा भी रहा या मर गया। इधर वामिरो पागल हो उठी। क्यों? ततारा की यादों में, क्योंकि अब ततारा उसे मिलने वाला नहीं था। वह हर समय ततारा को खोजती, उसी जगह पहुंचती और वहां जाकर, अर्थात लपाती के समुद्र किनारे पर जा करके चट्टान पर बैठती और वहीं घंटों ततारा के बारे में सोचती रहती। धीरे धीरे उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। परिवार से वह एक तरह विलग हो गई, अर्थात वो अपने परिवार से अलग होकर के कहीं चली गई। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, बहुत खोजा, किंतु कोई सुराग, सुराग मतलब पता, उसका कोई अता पता नहीं मिला। आज ना ततारा है और ना वामिरो, किंतु यह प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। निकोबारियों का मत है कि ततारा की तलवार से कार निकोबार के जो 2 टुकड़े हुए, उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है, जो कार निकोबार से आज 96 किलोमीटर अर्थात 96 किलोमीटर दूर स्थित है। निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांव में भी अपनी वैवाहिक संबंध करने लगे। ये ततारा और वामिरो के मृत्यु का ही परिणाम था कि इन दोनों की मृत्यु के कारण लोगों को कुछ होश आया और उन्होंने जो प्राचीन रूढ़िवादी परंपरा थी उसको तोड़ा। और लेखक का उद्देश्य भी यही था कि जो रूढ़िवादी परंपरा समाज की प्रगति में, लोगों की उन्नति में बाधा बने, उसका टूट जाना ही अच्छा है। इससे समाज पीछे जाता है, लोगों की उन्नति नहीं हो पाती है। ततारा वामिरो की त्यागमयी मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी। इसी के साथ इस पाठ की समाप्ति की जाती है। अब आगे है प्रश्न अभ्यास। आप लोग एक बार में नहीं तो 2 बार 3 बार इस वीडियो को सुनेंगे और अपना प्रश्न अभ्यास करने का प्रयास करेंगे। पहला भाग जो है वो मौखिक है, ये केवल बोलने के लिए है, और आगे का जो लिखित है खंड क, ख और ग, ये आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। धन्यवाद।